माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए BHIE 144 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं। तो आप लोग डिमांड कर रहे थे, बार बार कमेंट कर रहे थे, सर प्लीज BHIE 144 का लाइए। सो आपके डिमांड पर लाया गया है ये, और ये 5 साल के PY के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो सबसे मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। और ये नोट्स एंड ये वीडियो इग्नू जून एग्जाम 2026 और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कोई भी डाउट तो आप डायरेक्ट इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपका जो टाइटल है भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आखिर ये क्या है। तो समझिए, भारत में इतिहास लेखन की अगर परंपरा की बात करें तो ये बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन समय से यह परंपराएं चलती आ रही है। इतिहास को आज की तरह क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखा जाता, बल्कि धार्मिक ग्रंथों, साहित्य और राजाओं के अभिलेखों के माध्यम से इतिहास की जानकारी मिलती है। तो देखिए, ये परंपराएं, लेखन की परंपराएं वैदिक काल से वेद, पुराण, रामायण, महाभारत इन सब चीजों से मिलता है। फिर बौद्ध एवं जैन परंपरा के अकॉर्डिंग बौद्ध ग्रंथ, जिसमें त्रिपिटक, जैन धर्म, जैन ग्रंथ, ठीक। तो इन सब चीजों से मिलता है। फिर पुराने पुराने समय की इतिहास की लेखन लेखन की परंपरा में अभिलेख, शिलालेख ये सब भी नाम आता है, जिसमें राजाओं ने अपने कार्यों को पत्थरों, स्तंभों और पत्रों पर लिखवाया था। ठीक है। फिर मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास लेखन, अलग अलग प्रकार के लेखन है भारत में इतिहास के। सो देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन आंसर समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, होमचडियम के संदर्भ में जैन ऐतिहासिक परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। सो देखिए, टाइम बहुत ही कम है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपको रीड करते हुए समझाते चलूंगा। ओमचडियम जैन साहित्य की एक प्रसिद्ध प्राकृत रचना है। कौन सी प्रसिद्ध प्राकृत रचना है? जैन साहित्य की, जिसकी रचना आचार्य विमल सूरी से जोड़ी जाती है। यह ग्रंथ जैन परंपरा में राम कथा का एक विशिष्ट और प्राचीन रूप प्रस्तुत करता है। जैन ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार इतिहास और कथाएं धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि कर्म सिद्धांत और नैतिक मूल्यों के आधार पर देखी जाती है। पौमचड़ियम में राम, सीता और रावण की कथा को जैन दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। इसमें राम को एक आदर्श मानव राजा के रूप में देखा गया है, ना कि विष्णु के अवतार के रूप में। रावण को भी एक शक्तिशाली विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया इसमें, जिसकी पराजय उसके कर्मों के परिणाम स्वरूप होती है। यह जैन परंपरा की विशेषता है कि वह किसी पात्र को पूर्णतः अच्छा या फिर बुरा नहीं मानती, बल्कि यह कर्मों के आधार पर उसका मूल्यांकन करती है। अगर मतलब कोई बुरा करता है, कोई कुछ करता है, तो उसको कर्मों के अकॉर्डिंग करता है। कर्म गलत किया है, इसीलिए उसने ये किया वो किया, ठीक। तो यहाँ पर कर्मों से ही मानता है जैन धर्म के लोग, ठीक है। तो जैन ऐतिहासिक परंपरा में अहिंसा, सत्य, त्याग और संयम को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। पौमचडियम में भी इन मूल्यों को कथा के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इसमें युद्ध और अहिंसा को आदर्श नहीं माना गया है, बल्कि उनके परिणामों पर नैतिक दृष्टि से विचार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इतिहास लेखन में राजतरंगिणी के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो इतिहास लेखन में ये राजतरंगिणी क्या है, समझिए। राजतरंगिणी जो है कि संस्कृत भाषा में रचित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्या है, ग्रंथ है। समझ में क्या? तो राजतरंगिणी क्या समझा आपने कि ये ग्रंथ है संस्कृत भाषा में लिखे हुए, जिसकी रचना कल्हन ने किया था। तो राजतरंगी की रचना किसने किया? कल्हन ने किया। यह ग्रंथ कश्मीर के इतिहास पर आधारित है और इसे भारतीय इतिहास लेखन की सबसे प्रारंभिक वैज्ञानिक रचनाओं में से एक माना जाता है। इसमें राजाओं के शासनकाल, राजनीतिक घटनाओं तथा सामाजिक परिस्थितियों का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। राजतरंगिणी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसमें इतिहास को कल्पना या फिर धार्मिक कथाओं से अलग तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।
कल्हण ने ऐतिहासिक घटनाओं के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे शिलालेख, पुरालेख, मौखिक परंपराओं और पूर्ववर्ती ग्रंथों का उपयोग किया है। यह विधि आधुनिक इतिहास लेखन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बहुत निकट है। इस ग्रंथ में कश्मीर के अन्य राजवंशों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इसमें राजाओं के गुण, दोष, प्रशासनिक नीतियां, युद्ध, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। इससे तत्कालीन समाज की स्पष्ट झलक मिलती है। अन्य राजतरंगिणी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें कालक्रम का विशेष ध्यान रखा गया है, जो इसे अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों से अलग बनाता है। कल्हण ने घटनाओं को समय के क्रम में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जिससे इतिहास अधिक विश्वसनीय बनता है। हालांकि इसमें कुछ स्थानों पर किंवदंतियों और लोक कथाओं का भी समावेश मिलता है, फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इतिहास निर्माण में वंशावलियों के महत्व की चर्चा कीजिए। समझिए वंशावली क्या है। वंशावलियां इतिहास निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। वंशावली क्या है? इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण स्रोत, जिनके माध्यम से किसी वंश, परिवार या फिर राजवंश की पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी प्राप्त होती है कि उसके बेटे ने क्या किया, उसने क्या किया, उसके आने वाला पीढ़ी क्या कर रहे हैं, ये सभी जानकारी इसमें होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में वंशावलियों का विशेष ध्यान रहा है, क्योंकि लिखित ऐतिहासिक सामग्री की कमी के समय इन्हीं के आधार पर अनेक ऐतिहासिक घटनाओं और राजवंशों का पुनर्निर्माण किया गया है। वंशावलियों का सबसे बड़ा महत्व यह है कि वे राजाओं और शासकों के क्रमिक इतिहास को समझने में सहायता करती है। इनके माध्यम से किसी भी राजवंश की उत्पत्ति, विस्तार और पतन की जानकारी मिलती है। इससे इतिहासकारों को कालक्रम की निर्धारित करने में भी मदद मिलती है ना। और इससे अतिरिक्त वंशावलियां सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को समझने में भी उपयोगी होती है। इनमें केवल राजाओं के नाम ही नहीं, बल्कि उनके संबंध, विवाह, उत्तराधिकार और सामाजिक स्थिति का भी जानकारी मिलती है। इससे तत्कालीन समाज की संरचना और परंपराओं का अध्ययन संभव होता है। भारतीय परंपरा में पुराणों, महाकाव्यों और शिलालेखों में भी वंशावलियों का उल्लेख मिलता है। ये स्रोत इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं, विशेषकर उन कालों के लिए जहां प्रत्येक लिखित प्रमाण सीमित है। हालांकि वंशावलियों में भी में कभी-कभी अतिशयोक्ति या फिर मिथकीय तत्व भी पाए जाते हैं। फिर भी उनका ऐतिहासिक मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे इतिहास की रिक्तताओं को भरने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट आपके सामने। इतिहास लेखन में जिया बर्नी के योगदान का विश्लेषण कीजिए। क्या इतिहास लेखन में क्या है जिया बर्नी का महत्व, भैया समझिए। तो जिया बर्नी की बात करें तो जियाउद्दीन बर्नी टोटल पूरा नाम। तो जियाउद्दीन बर्नी मध्यकालीन भारत के एक प्रमुख इतिहासकार थे। कौन थे? इतिहासकार। उन्होंने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मतलब दिल्ली सल्तनत में जो भी हुआ उसके बारे में जिया बर्नी ने वहां पर लिखा अपने पुस्तक में। ठीक है। उनकी प्रमुख कृति तारिक ए फिरोज शाही है। तो उसने क्या लिखा? तारिक ए फिरोज शाही, जिसमें उन्होंने गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश के शासनकाल तक की देखो, उसने अपनी प्रमुख कृति में तारिक ए फिरोज शाही में क्या क्या लिखा था, क्या क्या उसने लिखा? गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश के शासनकाल तक की राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया उसने। ठीक है। तो बर्नी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने इतिहास लेखन को केवल घटनाओं का विवरण न मानकर उसे नैतिक और राजनीतिक विश्लेषण का महत्व बनाया। उन्होंने शासकों की नीतियों, प्रशासनिक व्यवस्था और उनके गुण दोषों का मूल्यांकन किया। इससे उनका इतिहास केवल वर्णनात्मक न रहकर विश्लेषणात्मक भी बन गया। बर्नी ने विशेष रूप से सुल्तानों के शासन, दरबारी जीवन, न्याय व्यवस्था और सामाजिक संरचना पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे शासकों की नीतियां समाज पर प्रभाव डालती है। उनका दृष्टिकोण इस्लामी राजनीतिक विचारधारा और नैतिक मूल्य से प्रभावित था।
उनकी लेखनी में कुछ स्थानों पर धार्मिक दृष्टिकोण और पक्षपात भी देखा जाता है, विशेषकर आम जनता और शासक वर्ग के बीच भेद को लेकर। फिर भी उनके द्वारा की दी गई सूचनाएं मध्यकालीन भारत के अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी है। बर्नी का एक महत्वपूर्ण योगदान यह भी है कि उन्होंने इतिहास को एक गंभीर शास्त्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें कारण और परिणाम के आधार पर घटनाओं की व्याख्या की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फारसी वर्णनों में भारत की अवधारणा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मध्यकालीन फारसी इतिहासकारों और यात्रियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में भारत की एक विशिष्ट अवधारणा देखने को क्या करती मिलती है। इन वर्णनों में भारत को एक विशाल, विविधतापूर्ण और समृद्ध भूमि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहाँ अनेक धर्म, संस्कृतियां और भाषाएं एक साथ विद्यमान थी। फारसी लेखकों ने भारत को हिंद या फिर हिंदुस्तान के रूप में वर्णित किया और इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र माना। उन्होंने यहाँ की प्राकृतिक संपदा, कृषि, व्यापार और शहरी जीवन की प्रशंसा की। विशेषकर दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल काल के दौरान भारत की राजनीतिक संरचना और प्रशासनिक व्यवस्था पर विस्तृत वर्णन मिलता है। हालांकि फारसी वर्णनों में भारत को कभी-कभी एक विदेशी दृष्टिकोण से देखा गया है। कुछ लेखकों ने यहाँ के रीति-रिवाज, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक व्यवस्थाओं को अपनी सांस्कृतिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया, जिससे कई बार आंशिक पक्षपात भी दिखाई देता है। इसके बावजूद फारसी स्रोत भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे उस समय की राजनीतिक घटनाओं, शासकों की नीतियाँ, सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था की जानकारी प्रदान करते हैं। इन वर्णनों में भारत को एक ऐसी भूमि के रूप में भी देखा गया है जहाँ विभिन्न संस्कृतियां आपस में मिलकर एक जटिल लेकिन समृद्ध सभ्यता का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रंजीत गुहा के लेखन के विशेष संदर्भ में सावल्टन इतिहास लेखन पर एक टिप्पणी लिखिए। सो देखिए, सावल्टन इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण आधुनिक धारा है, जिसकी शुरुआत 1980 के दशक में रंजीत गुहा के नेतृत्व में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय इतिहास को अभिजात दृष्टिकोण से हटाकर आम जनता, विशेषकर निम्न वर्गों, किसानों, मजदूरों और हाशिए पर स्थित समुदायों के दृष्टिकोण से पुनः लिखना था। रंजीत गुहा ने अपनी रचनाओं में यह स्पष्ट किया कि पारंपरिक इतिहास लेखन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन को मुख्यतः उच्च वर्गों, नेताओं और अभिजात वर्ग की गतिविधियों के आधार पर समझा गया। इसके विपरीत साबल्टन इतिहास लेखन यह मानता है कि वास्तविक ऐतिहासिक परिवर्तन में आम जनता की सक्रिय भूमिका रही है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। उनके लेखन में किसान विद्रोह और जन आंदोलन का विशेष अध्ययन किया गया है। उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि इन आंदोलनों को केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि स्वतंत्र राजनीतिक चेतना के रूप में देखा जाना चाहिए। उनकी प्रसिद्ध कृति औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह के मूलभूत पहलू अ, इस दृष्टिकोण का प्रमुख क्या है उदाहरण है। सावल्टन इतिहास लेखन की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह इतिहास को बहु आवाजों के रूप में देखता है और किसी एक आधिकारिक दृष्टिकोण को अंतिम सत्य नहीं मानता। हालांकि इस दृष्टिकोण की आलोचना भी हुई है कि यह कभी-कभी अत्यधिक खंडित हो जाता है। फिर भी इसने इतिहास लेखन को नई दिशा दी है। भारत में क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभिक भारत में प्रचलित ऐतिहासिक चेतना और महत्वपूर्ण परंपराओं की व्याख्या कीजिए। प्रारंभिक भारत में ऐतिहासिक चेतना का स्वरूप आधुनिक इतिहास लेखन जैसा नहीं था, बल्कि यह धार्मिक, सांस्कृतिक और परंपरागत स्रोतों के माध्यम से व्यक्त होता था। उस समय लोगों में अतीत को समझने की एक विशिष्ट दृष्टि थी, जिसमें घटनाओं को समय क्रम से अधिक नैतिक और धार्मिक अर्थों में देखा जाता था।
पारंपरिक भारतीय ऐतिहासिक चेतना का प्रमुख आधार वेद, पुराण, महाकाव्य और वंशावलियां थी। इनमें राजाओं, ऋषियों और घटनाओं का वर्णन मिलता है, जो इतिहास और पौराणिकता का मिश्रण प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत केवल केवल साहित्यिक ग्रंथ नहीं बल्कि उनके उनमें तत्कालीन समाज, राजनीति और संस्कृति की झलक भी मिलती है। पुराणों में इतिहास पुराण की परंपरा मिलती है, जिसमें राजवंशों की वंशावलियों और धार्मिक कथाएं एक साथ प्रस्तुत की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक भारत में इतिहास को स्मृति और परंपरा के रूप में संरक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिलालेख, ताम्रपत्र और सिक्के भी ऐतिहासिक चेतना के महत्वपूर्ण स्रोत थे। अशोक के शिलालेख विशेष रूप से यह दर्शाते हैं कि राज्य और समाज के विचारों को लिखित रूप में दर्ज करने की परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 8 में है भारत के प्रारंभिक इतिहास के पुनर्निर्माण में शिलालेख के महत्व पर लिखिए। शिलालेख भारतीय इतिहास के अध्ययन के सबसे प्रामाणिक और महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। यह पत्थरों, स्तंभों, गुफाओं और ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण लेख होते हैं, जिनमें शासकों के आदेश, दान, विजय, धार्मिक कार्य और प्रशासनिक नीतियों का विवरण मिलता है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिलालेख का सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये समकालीन प्रमाण होते हैं, इसलिए इनमें त्रुटि या फिर कल्पना की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। इनके माध्यम से राजवंशों, राजाओं और उनके शासन काल की सटीक जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख मौर्य साम्राज्य की राजनीति, प्रशासन और धर्म नीति को समझाने का क्या है? प्रमुख स्रोत है। शिलालेख सामाजिक और आर्थिक इतिहास को समझने में भी सहायक होते हैं। इनमें भूमि दान, कर व्यवस्था, व्यापार, जाति व्यवस्था और समाज की संरचना से संबंधित अनेक सूचनाएं मिलती है। इससे तत्कालीन समाज के जीवन का वास्तविक चित्र सामने आता है। इसके अलावा शिलालेख भाषा और लिपि के विकास को समझने में भी उपयोगी है। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को समझने में इनका विशेष योगदान रहा है। ये धार्मिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें बौद्ध, जैन और वैदिक परंपराओं से जुड़ी जानकारियां मिलती है। क्वेश्चन 9 है भारत के अतीत को समझने के लिए वंशावली और पारिवारिक इतिहास के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। भारत के अतीत के अध्ययन में वंशावली और पारिवारिक इतिहास का विशेष महत्व है। इनके माध्यम से किसी वंश, कुल या फिर परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी प्राप्त होती है, जिससे ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़कर समझने में सहायता मिलती है। वंशावली एक प्रमुख रूप राजवंशी वंशावलियां हैं। पुराणों और महाकाव्य में सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं की लंबी परंपराएं मिलती है। ये वंशावलियां प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास और राजवंशों की निरंतरता को समझने का आधार प्रदान करती है। इसके अलावा धार्मिक और सामाजिक वंशावलियां भी मिलती है। इनमें विभिन्न जातियों, गोत्रों और कुलों का विवरण होता है, जो समाज की संरचना और उसकी परंपराओं को समझने में सहायक है। इससे यह भी पता चलता है कि प्राचीन समाज में सामाजिक संबंध किस प्रकार संगठित थे। पारिवारिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत मौखिक परंपराएं भी है। भाट, चारण और अन्य परंपरागत कथावाचक परिवारों की वंशगत कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखते थे। ये परंपराएं कई बार लिखित इतिहास की कमी को पूरा करती है। इसके अतिरिक्त शिलालेख और ताम्रपत्र भी वंशावली संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें राजाओं की वंश परंपरा, उनके उनके दान और शासनकाल का उल्लेख मिलता है, जिससे ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि होती है। हालांकि वंशावलियों में कभी-कभी मिथकीय तत्व और अतिशयोक्ति भी देखने को मिलती है, फिर भी ये इतिहास लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है बर्नी को मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाता है। आखिर क्यों? विस्तार पूर्वक लिखिए, है ना? तो बर्नी का पूरा नाम जिया उद्दीन बर्नी है।
जियाउद्दीन बर्नी मध्यकालीन भारत के एक प्रमुख इतिहासकार थे, जिनका योगदान दिल्ली सल्तनत के इतिहास लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति तारीख-ए-फिरोज़शाही, उसने क्या लिखा था? तारीख-ए-फिरोज़शाही मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का एक प्रमुख क्या है स्रोत है, जिसमें उन्होंने गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक की राजनीतिक घटनाओं को विस्तृत वर्णन किया। ठीक है? तो बर्ने का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने इतिहास लेखन को केवल घटनाओं के विवरण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने शासकों की नीतियाँ, प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय प्रणाली और उनके प्रभावों का गहन अध्ययन किया, जिससे इतिहास को समझने की एक नई दिशा मिली। उनकी रचनाओं में दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक संरचना, दरबारी जीवन, समाज की स्थिति या फिर प्रशासनिक नीतियों का विस्तृत विवरण मिलता है। विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का उनका वर्णन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में अत्यंत उपयोगी है। बर्नी का दृष्टिकोण नैतिक और धार्मिक विचारों से प्रभावित था। उन्होंने यह माना कि शासक की नैतिकता और धार्मिक आचरण समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। इसी कारण उनके लेखन में कभी-कभी पक्षपात भी देखने को मिलता है। फिर भी उनकी सूचनाओं का ऐतिहासिक मूल्य अत्यधिक है। उन्होंने इतिहास को एक गंभीर अध्ययन विषय के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया और कारण परिणाम के आधार पर घटनाओं की व्याख्या की। क्वेश्चन नंबर 11 में है भारत के अतीत के बारे में यूनानी वृत्तांतों पर एक टिप्पणी लिखिए। यूनानी वृत्तांत क्या मतलब? यूनानी वृत्तांत मतलब कि जो रास्ते में मतलब आने के बाद विदेशी जो यात्री होते हैं, वो लिखते हैं कि भाई वहाँ जो गए, जैसे कोई दूसरा देश गए घूमने के लिए, तो घूमते वक़्त उन्होंने क्या-क्या देखा, कौन-कौन से चीज़ समझ में आया, उन्होंने क्या फ़ील किया। जैसे कि भारत आए यूनानी, उन्होंने भारत में क्या देखा, क्या-क्या उसके सामने में घटनाएँ घटी, ये सभी उन्होंने अपने लेख में लिखा, ठीक है? अपने बुक में लिखा, पुस्तक में लिखा। सो भारत के अतीत को समझने में यूनानी वृत्तांत अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। ये वृत्तांत मुख्य सिकंदर के भारत देखो ये कब का देखो सिकंदर जब भारत आया था, तो सिकंदर के भारत अभियान 326 ईसा पूर्व और उसके बाद के समय में लिखे गए थे, आप सोच सकते हो। इन लेखों में भारत की राजनीति, समाज और भूगोल और संस्कृति का विस्तृत विवरण किया गया है, ठीक है, किया है, जिससे प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अध्ययन में सहायता मिलती है। यूनानी लेखकों ने मेगास्थनीज, एरियन और स्ट्रेबे और डियोडोरस प्रमुख है। तो इसके यूनानी लेखकों में क्या-क्या भाई मेगास्थनीज, एरियन, स्ट्रेबे और डियोडोरस प्रमुख है। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध कृति देखो इसने अलग-अलग ये लोग आके यहाँ के बारे में लिखा। तो मेगास्थनीज ने क्या किया? तो मेगास्थनीज की प्रसिद्ध कृति थी इंडिका, ठीक है? जिन्होंने मौर्यकालीन भारत पर आधारित है। तो ये मौर्य काल के अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा और इसमें पाटलिपुत्र, मौर्य प्रशासन, राजा की शक्ति, नगर व्यवस्था और सामाजिक जीवन का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह कृति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो मेगास्थनीज ने लिखा। दूसरा इन वृत्तांतों में भारत को एक समृद्ध और विकास देश के रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ कृषि व्यवस्था, व्यापार नगर, नियोजन और आर्थिक समृद्धि की प्रशंसा की गई। यूनानी लेखकों ने भारतीय समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित बताया, जिससे सामाजिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। हालाँकि इन वृत्तांतों में कुछ स्थानों पर अतिशयोक्ति और विदेशी दृष्टिकोण का प्रभाव भी देखा जाता है। फिर भी ये ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और भारतीय स्रोतों की तुलना में ये विदेशी समकालीन विवरण प्रदान करते हैं, जिससे घटनाओं की पुष्टि और तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में है सबाल्टर्न इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा की। सबाल्टर्न इतिहास लेखन इतिहास की एक आधुनिक प्रवृत्ति है, जिसकी शुरुआत 1980 के दशक में रंजीत गुहा और उनके सहयोगियों द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य इतिहास को केवल अभिजात वर्ग के दृष्टिकोण से ना देखकर समाज के हाशिए पर स्थित लोगों जैसे कि किसान, मजदूर, जनजातियां और निम्न वर्ग के दृष्टिकोण से समझना है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता नीचे से इतिहास
का दृष्टिकोण है। इसमें यह माना जाता है कि ऐतिहासिक परिवर्तन केवल शासक वर्ग या फिर नेताओं द्वारा ही नहीं, बल्कि आम जनता की सक्रिय भागीदारी से भी होते हैं। मतलब कि इतिहास में जो भी चीज़ हुआ है, वहाँ सिर्फ़ नेता या फिर शासक ही नहीं कुछ किया, उसमें आम जनता भी कुछ ना कुछ किए हैं। ठीक है? इसलिए यह इतिहास को बहु आवाज़ों के रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पारंपरिक और औपनिवेशिक इतिहास लेखन की आलोचना करता है, जिसमें जनता की भूमिका को अक्सर नज़रअंदाज किया गया है। साबल्टन इतिहास यह दिखाते हैं कि किसान और विद्रोह जन आंदोलन स्वतंत्र राजनीतिक चेतना का परिणाम थे, ना कि केवल प्रतिक्रिया। तीसरी विशेषता इसका अंतर्विषयक दृष्टिकोण है, जिसमें इतिहास के साथ-साथ समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और राजनीति विज्ञान का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह दृष्टिकोण किसी एक आधिकारिक सत्य को स्वीकार नहीं करता, बल्कि विभिन्न सामाजिक समूहों के अनुभवों को महत्व देता है। हालाँकि इस विचारधारा की आलोचना भी हुई है, यह कभी-कभी अत्यधिक खंडित हो जाती है, फिर भी इसने इतिहास लेखन को नई दिशा दी है। क्वेश्चन 13 है, बौद्ध ऐतिहासिक परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। बौद्ध ऐतिहासिक परंपरा भारतीय इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। यह परंपरा बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों और साहित्य के माध्यम से विकसित हुई, जिनमें त्रिपिटक, जातक कथाएं, दीपवंश और महावंश प्रमुख है। इन ग्रंथों में भगवान बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों तथा तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। जातक कथाएं बौद्ध परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनमें बौद्ध के पूर्व जन्म क्या बौद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती है। ये कथाएं नैतिक शिक्षा देने के साथ साथ उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और जनजीवन की झलक क्या होती है? झलक भी प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार दीपवंश और महावंश जैसे ग्रंथ श्रीलंका के इतिहास के साथ-साथ भारत के मौर्यकालीन इतिहास की भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। बौद्ध ऐतिहासिक परंपरा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें इतिहास को नैतिक और धार्मिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। इसमें अहिंसा, करुणा, सत्य और संयम जैसे मूल्यों पर विशेष बल दिया गया। इसी कारण घटनाओं का वर्णन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक शिक्षाओं के रूप में किया गया है। इन ग्रंथों में अशोक के शासन और बौद्ध धर्म के प्रसार का विस्तृत विवरण मिलता है, जिससे मौर्यकालीन इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। हालांकि इनमें कुछ स्थानों पर धार्मिक विश्वास और चमत्कारी घटनाएं भी शामिल है। फिर भी ऐसे ऐतिहासिक दृष्टि ऐसे ये भी क्या है फिर भी ये ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, संगम साहित्य अपने विविध विषयों के साथ ऐतिहासिक सामूहिक स्मृति का मजबूत प्रमाण प्रदान करता है, स्पष्ट कीजिए। संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत, विशेषकर तमिल क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक एवं ऐतिहासिक स्रोत है। इसका रचना काल लगभग 300 ईस्वी पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें अनेक काव्य, गीत और रचनाएं शामिल है, जो तत्कालीन समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है। संगम साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता इसका विषयगत विविधता है। इसमें प्रेम और युद्ध जैसे प्रमुख में जीवन के सभी पहलुओं का वर्णन मिलता है। अकम काव्य में व्यक्तिगत और भावनात्मक जीवन का चित्रण है, जबकि पूरम काव्य में राजाओं, युद्धों और सामाजिक जीवन का वर्णन मिलता है। यह साहित्य ऐतिहासिक सामूहिक स्मृति का प्रमाण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें तत्कालीन समाज की वास्तविक घटनाएं, रीति-रिवाज, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियां प्रतिबिंबित होती है। चोल, चेर और पांड्य राजवंशों का उल्लेख इसमें मिलता है, जिससे दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त संगम साहित्य से व्यापारिक गतिविधियों, कृषि व्यवस्था, बंदरगाहों और विदेशी संपर्कों की भी जानकारी मिलती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दक्षिण भारत उस समय एक समृद्ध संगठित समाज था। हालांकि
इसमें काव्यात्मक अतिशयोक्ति भी मिलती है, फिर भी यह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, भक्ति जीवनी के ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा कीजिए। भक्ति जीवनी मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन से संबंधित संतों और भक्तों के जीवन पर आधारित साहित्य है। इसमें संतों के जीवन, उनके उपदेश, उनके कार्यों और समाज पर उनके प्रभाव का वर्णन मिलता है। कबीर, तुलसीदास, मीरा, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव जैसे संतों से जुड़ी परंपराएं इस साहित्य का प्रमुख भाग है। भक्ति जीवनी का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह मध्यकाल भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करती है। इनसे उस समय की सामाजिक संरचना, जाति व्यवस्था, धार्मिक विश्वास और जनजीवन की जानकारी मिलती है। इन जीवनी ग्रंथों से भक्ति आंदोलन की प्रकृति की का भी पता चलता है। इसमें समानता, प्रेम, मानवता और ईश्वर भक्ति पर जोर दिया गया है। संतों ने समाज में फैले भेदभाव और कर्मकांड का विरोध किया और सरल भारत भक्ति मार्ग को बढ़ावा दिया। जब भक्ति जीवनी से यह भी स्पष्ट होता है कि उस समय धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि यह लोगों के जीवन और सोच का हिस्सा था। इससे जनता की मानसिकता और सांस्कृतिक वातावरण को समझने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 16, इतिहास लेखन में बुरंजी के महत्व। तो इसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले ही। ये फिर से यहाँ पर रिपीट हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, बट वही सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, अबुल फजल के लेखन पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। स्टूडेंट्स, जितने भी आंसर है क्वेश्चन का, सभी आंसर बहुत इजी लैंग्वेज में है। आप वीडियो को रोक कर समझना चाहेंगे तो कंप्लीट अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है? तो आप लोग ना आगे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक? 17 नंबर में है, आर.सी. मजूमदार के कार्यों के संदर्भ में भारतीय इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की भूमिका का व्याख्या कीजिए। आर.सी. मजूमदार भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख राष्ट्रवादी इतिहासकार में से एक थे। उन्होंने भारतीय इतिहास को औपनिवेशिक दृष्टिकोण से अलग हटकर भारतीय दृष्टि से समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उनके अनुसार ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के अतीत को अधिकतर अधीनता, अराजकता और पिछड़ेपन के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि वास्तविकता में भारत की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा रही है। मजूमदार का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित था कि भारतीय इतिहास में निरंतरता, सांस्कृतिक एकता और सभ्यता का विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि भारत केवल विदेशी आक्रमणों का शिकार नहीं था, बल्कि उसने अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को भी बनाए रखा। उनकी प्रमुख कृति द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय जनता का इतिहास और संस्कृति, भारतीय इतिहास को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास को भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया गया है। उन्होंने विशेष रूप से भारतीय सभ्यता, धर्म, कला और संस्कृति की उपलब्धियों पर बल दिया। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की एक विशेषता यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना के विकास को प्रमुखता देता है। मजूमदार ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय एकता और संघर्ष की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो देखिए, अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे टिप्पणी वाले दिखेंगे, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चंस तो हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस कर लिया। इस शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आप जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इतिहास, पुराण, परंपरा। दूसरा है आपका टिप्पणी धर्मशास्त्र पर। थर्ड है आपका आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यद। नेक्स्ट आपका तजकिरात। नेक्स्ट है आपका बाखर।
नेक्स्ट है निकोलो मानुची। नेक्स्ट केपी जायसवाल। नेक्स्ट है आपका स्त्रियों का इतिहास लेखन। नेक्स्ट बौद्ध जीवनिया। देखिए कितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके लिए, बताओ। संगम साहित्य। वैष्णवी जीवनी। इब्न बतूता। फ्रेंकोई बर्नियर। जो जो टिप्पणी दिया गया है इन सभी टिप्पणी को भी देखना भाई। जेम्स मिल। आरजी भंडारकर। कालिदास का काव्य। अशोक के शिलालेख। अब सोच लो 5 इयर्स के अकॉर्डिंग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्पणी थे, क्वेश्चन थे, सभी को यहाँ पर लिया गया है। राज तरंगिनी। तीर्थ वंशावली। रिश्ता का इतिहास। हेनसांग। विसेंट स्मिथ। आरपी दत्त। ठीक है, आरपी दत्त लास्ट था। सो स्टूडेंट ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, जल्दी देखिए। पीडीएफ को आप परचेस कर लीजिए एग्जाम देने से पहले, एक बार रिवाइज अच्छा से कर लीजिएगा। और सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जान बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। एंड ऑल द बेस्ट।